नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस यानी कि जनरल साइंस के प्रश्न जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। दोस्तों, प्रश्न है कि जो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा होती है, यानी कि यूं कहें कि गन्ने में मौजूद कौन सी शर्करा होती है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सुक्रोज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हां दोस्तों, रासायनिक रूप से जो गन्ने में मौजूद शर्करा होती है वो होती है सुक्रोज। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है लैक्टोज, बाकी विकल्पों पर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है लैक्टोज, तो लैक्टोज भी एक शर्करा है और दोस्तों यह शर्करा दूध में होता है। किसमें होता है? दूध में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, लैक्टोज शर्करा दूध में होता है। ऑप्शन बी में है फ्रक्टोज। दोस्तों, फ्रक्टोज भी एक शर्करा है, ये आपको मिलेगा फलों में और शहद में। आप सभी याद रखेंगे, जो फ्रक्टोज है ये फल में होता है और किस में होता है? फल के साथ साथ शहद में होता है। ये शर्करा को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो सुक्रोज है ये रासायनिक दृष्टि से या रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। किसकी शर्करा है? गन्ने की शर्करा है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुक्रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है। दोस्तों, बतानी है कि चाय और कॉफी में जो क्रियाशील घटक होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कैफीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चाय तथा कॉफी में दोस्तों कैफीन नामक एक घटक होता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि निकोटीन जो है, ऑप्शन ए में जो निकोटीन है, निकोटीन होता है तंबाकू में। किसमें होता है? तंबाकू में। और चाय और कॉफी में दोस्तों कौन सी घटक होती है? तो चाय और कॉफी में होती है कैफीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? दोस्तों, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे सुपर फॉस्फेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सुपर फॉस्फेट, यह है दोस्तों एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुपर फॉस्फेट यह एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। बाकी अमोनिया सल्फेट, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, ये तीनों क्या है? ये तीनों दोस्तों नाइट्रोजनीय उर्वरक है, लेकिन सुपर फॉस्फेट ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। माइकोप्लाज्मा इनमें से सबसे छोटा जीव है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। दोस्तों बतानी है कि डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे शरीर में पानी की भारी मात्रा में कमी, उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो बतानी है दोस्तों कि डिहाइड्रेशन के दौरान किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो पदार्थ से आप लोग याद रखेंगे लवण की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी लवण की कमी, लवण अर्थात आयोडीन की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन के कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे प्लासेंटा। ऑप्शन डी, प्लासेंटा जो है दोस्तों ये रक्त में नहीं पाया जाता है। बाकी तीनों आरबीसी, उसके बाद प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, ये तीनों दोस्तों रक्त में पाया जाता है, लेकिन प्लासेंटा जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। दोस्तों बताने कि जो पृथ्वी की आयु है इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम काल निर्धारण हेतु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी की आयु का जो आकलन है वो किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके। दोस्तों प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण आयाम पर करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि की प्रबलता का जो निर्धारण है उसके आयाम पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए आयाम पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि का अधिकतम वेग निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि का सबसे अधिक वेग इस्पात में होता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। दोस्तों प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा बतानी है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी। 5 से 6 लीटर दोस्तों किसी भी वयस्क मनुष्य में इतना ही रक्त की मात्रा होती है, औसत 5 से 6 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। दोस्तों बताने कि हमारे शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो हमारे शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। दोस्तों बताने कि जो नर जनन कोशिका है इसका उत्पादन कहां होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वृषण में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समय का मात्रक नहीं है। बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक समय का मात्रक नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, समय का मात्रक नहीं है। तो किसका मात्रक है, तो ये लंबी दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में लंबी दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जरूर से जरूर कमेंट करेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों क्या है, ये दोनों मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीला थोथा किसे कहा जाता है। दोस्तों नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को। इसका सूत्र होता है, आप सभी याद रखेंगे, CuSO4 CuSO4 इंटू 5H2O। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला है और नीला थोथा इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्या कारण है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्या कारण है। तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सतही तनाव के कारण, ऑप्शन ए। वर्षा की जो बूंद है गोलाकार क्यों होती है, सतही तनाव के कारण, या आम शब्दों में कहें दोस्तों
तो पृष्ठ तनाव के कारण, यह भी हो सकता है पृष्ठ तनाव या सतही तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील के आरपीएम को निम्नलिखित यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि घूमती हुई किसी फ्लाईव्हील के जो आरपीएम है, उस आरपीएम को किस यंत्र से मापा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। घूर्णन करती हुई किसी फ्लाईव्हील के आरपीएम को किस यंत्र से मापा जाता है, तो दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगलन यानी कि फ्यूजन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है कि संगलन यानी कि फ्यूजन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला वह पदार्थ कौन सा होता है। तो वो होता है दोस्तों गालक यानी कि फ्लक्स। फ्लक्स को मिलाया जाता है फ्यूजन को बढ़ावा देने के लिए, संगलन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों फ्लक्स यानी कि गालक को धातुओं के साथ मिलाया जाता है। ये वही पदार्थ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गालक यानी कि फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल किस प्रकार का होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो जल आसानी से झाग नहीं दे वो होता है कठोर जल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोर जल जिसमें आसानी से झाग नहीं हो पाता है। कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि सहचर कोशिकाएं इनमें से किस में पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे एंजियोस्पर्म में यानी कि अनावृत बीजी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सहचर कोशिकाएं किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में, जिसे दोस्तों अनावृत बीजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म या अनावृत बीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। दोस्तों बतानिए कि इनमें से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबी होगी। तो आप लोग याद रखेंगे रेडियो तरंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। रेडियो तरंग की जो दोस्तों तरंगदैर्घ्य होगी वो सबसे लंबी होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रेडियो तरंग। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यसद लेपन। यसद लेपन में लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, यसद लेपन की प्रक्रिया की जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो अब बतानी है कि यसद लेपन में लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों वो धातु है जस्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यसद लेपन में दोस्तों किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से किसे विलयन भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे समांगी मिश्रण को। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप सभी को दोस्तों बताते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक अणुओं या पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, दो या दो से अधिक अणु या पदार्थ के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे विलयन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। आप सभी को अच्छे से याद रखनी चाहिए। ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, इसे विलयन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का एक अन्य नाम क्या है। दोस्तों बताने कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसका एक अन्य नाम क्या है, तो वो है म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बतानी है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट,
जिसे दोस्तों आम भाषा में खाने की सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और आप लोग केमिकल फॉर्मूला भी याद रखेंगे NaHCO3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब दोस्तों खाने की सोडा की बात हो गई, अब बात करते हैं धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, धोने का सोडा इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मछली एक उत्तम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। बिल्कुल दोस्तों, मछली जो है एक हाई लेवल का प्रोटीन इसमें पाया जाता है, उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होती है मछली, क्योंकि इसमें होता है। क्या होता है, क्या रीजन है कि मछली एक उत्तम श्रेणी का प्रोटीन है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों आंसर होगा आवश्यक अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मछली है एक उत्तम श्रेणी का प्रोटीन है, क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों क्या है, मछली एक उत्तम श्रेणी का प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। दोस्तों कंप्यूटर में गणना करने के लिए जो अवयव है वो है ALU, आप लोग याद रखेंगे, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे दोस्तों ALU भी कहा जाता है। ये दोस्तों कंप्यूटर में गणना करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है AC को DC में परिवर्तन करने की युक्ति उपकरण है। दोस्तों प्रश्न है कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे रेक्टिफायर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, रेक्टिफायर, जिसे दोस्तों दिष्टकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिष्टकारी। ये क्या करता है, AC को DC में परिवर्तन कर देता है। आप सभी को पता होना चाहिए, सबके घर में है, जो मोबाइल का चार्जर है दोस्तों, जो हम लोग मोबाइल अपना चार्ज करते हैं चार्जर से, उस चार्जर में इसका प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोबाइल चार्जर में या लैपटॉप का चार्जर हो, कोई भी चार्जर हो जो दोस्तों AC को DC में परिवर्तन करके करंट देता हो, उसके अंदर रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। इसका नाम है रेक्टिफायर, AC को DC में परिवर्तन कर देता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेक्टिफायर या दिष्टकारी इसे कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।